हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्या है, किन के द्वारा किन किन परिस्थितियों में इसे लगाया जाता है, कितने समय के लिए लगाया जाता है, इसे लगाने के बाद आम लोगों के दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके उल्लंघन पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है, इन सभी के बारे में चर्चा किए थे। और इसी के संदर्भ में हमारे कुछ मित्रों का क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, जिसे आज हम कवर करेंगे। उससे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि धारा 144 उन इलाकों में लगाया जाता है जहां शांति भंग होने का खतरा हो, दंगा बलवा होने का खतरा हो, सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति व जाल माल के नुकसान होने का खतरा हो। धारा 144 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर लगाया जाता है। इसे एक बार में 2 महीने के लिए लगाया जाता है। यदि इस दौरान शांति की बहाली नहीं होती है तो वैसे स्थिति में पुनः नोटिफिकेशन जारी कर इसके समय सीमा को बढ़ाया जाता है। अर्थात धारा 144 के लगाने की अधिकतम समय सीमा 6 महीने का होता है। धारा 144 जिन इलाकों में लगाया जाता है वहाँ पुलिस के अलावे अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी डिप्लॉय किया जाता है ताकि शांति को बहाल किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 तथा 151 के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें कारावास के साथ साथ आर्थिक जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि यदि कहीं किसी इलाके में धारा 144 लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम सभी का यह दायित्व होता है कि इसका सख्ती से पालन करें और लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, क्योंकि धारा 144 लगाने का मुख्य उद्देश्य शांति की बहाली है। उस इलाके में पुनः शांति को बहाल करना होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को हरास करना। अब हम आते हैं अपने मित्रों के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि नोटिफिकेशन द्वारा 2 महीनों के लिए सेक्शन 144 लगाया जाता है। क्या इससे पहले भी या 2 महीने के अंदर यदि शांति की बहाली नहीं होता है और तीसरे महीने में शांति की बहाली हो जाती है तो क्या तीसरे महीने में इसे समाप्त कर दिया जाएगा? हाँ, हमारे दोस्त इस चीज़ को समझना होगा कि धारा 144 का उद्देश्य केवल और केवल शांति को बहाल करना। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इसे उस स्थिति में लगाया जाता है जहां शांति भंग होने का खतरा होता है। उस इलाके में जहां लगाया गया है वहां के लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए लगाया जाता है। जब पुनः उस इलाके में शांति की बहाली हो जाती है, हो जाएगी, और प्रशासन इससे आश्वस्त हो जाता है कि यस, अब इस इलाके में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे पुनः विड्रॉ कर लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कारण होता है दंगा, बलवा या जान माल का नुकसान होने का? आप जानते हैं दंगा, बलवा इत्यादि का मुख्य कारण किसी जाति को लेकर, धर्म को लेकर इत्यादि कई कारण हैं जिसके वजह से आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इसी तनाव को समाप्त करने के लिए अर्थात शांति को बहाल करने के लिए धारा 144 लगाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था कि जब धारा 144 लगाया जाता है तो उसमें 4 या 4 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं घूम सकते, एक साथ नहीं घूम सकते, लेकिन जब 5, 6, 7 आदमी इकट्ठा घूमे, एक साथ घूमे, तो क्या पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देगी? फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि धारा 144 लगाने का उद्देश्य केवल और केवल शांति की बहाल करना है।
अतिरिक्त पुलिस बल या पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय कर किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों को परेशान करना नहीं होता है। आप ऐसा ना समझें कि धारा 144 किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, तंग करने के लिए लगाया गया। इसके बावजूद भी यदि कोई आदमी एक ग्रुप में चलते हैं तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजती। पुलिस उन्हें पहले वार्निंग देती है, उनको समझाती है, बताती है कि किस कारण से धारा 144 लगाया गया है और धारा 144 का क्या नियम कायदे हैं जिसे हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 व 151 में प्रावधान किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कारावास के साथ साथ आर्थिक जुर्माना से भी दंडित किया जाए। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसमें आम लोगों के प्रति मर्सी का भी प्रावधान किया गया है। इसमें अर्थात इसे बेलेबल के साथ साथ कॉग्निजिबल ऑफेंस बनाया गया है। कॉग्निजिबल में तुरंत आपकी गिरफ्तारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और अवेलेबल का मतलब है कि आपको अर्थात दोषी को थाना से बेल मिल सकता है। इसी में आता है कर्फ्यू। कर्फ्यू क्या है फ्रेंड्स? सेक्शन 144 और कर्फ्यू दोनों का उद्देश्य लगभग सामान्य है, एक ही है। दोनों का उद्देश्य पुनः इलाकों में शांति की बहाली होती है। लेकिन जहां सेक्शन 144 का वर्णन सीआरपीसी में है, उस प्रकार से कर्फ्यू का कहीं वर्णन नहीं किया गया। अर्थात कर्फ्यू लगाने का मुख्य उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। धारा 144 लगने पर 4 या 4 से अधिक आदमी के इकट्ठा होने में पाबंदी है, लेकिन कर्फ्यू लगने पर कर्फ्यू में यह आशा किया जाता है कि लोग अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। इस प्रकार से कह सकते हैं कि धारा 144 से ज़्यादा सख्ती कर्फ्यू में अपनाई जाती है। अब है कि क्या सभी आदमी अपने घर में ही कैद रहें? नहीं, कर्फ्यू में कुछ छूट भी दिया जाता है, उसके लिए कुछ समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं, मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी में आप कभी भी अपने घर से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए पुलिस प्रशासन का परमिशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप समझ रहे हैं, कर्फ्यू हो या धारा 144, इसमें आम लोगों की फ़ायदा के लिए ही लगाया जाता है। भले ही कुछ लोग इसे नेगेटिव लेकर के ऐसा मानते हैं कि हरास हो रहा हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को उसमें तंगी हुई हो, लेकिन उद्देश्य केवल शांति व आम लोगों की सुरक्षा है। इसके अलावा कर्फ्यू में एक टाइम लिमिट कर दिया जाता है ताकि लोग उस टाइम में अपना डेली यूज के सामान को ला सकें। जैसे मान लिया जाए अभी कोरोना काल में कर्फ्यू सबसे ज़्यादा कारगर रहा। यदि धारा 144 लगा दिया जाता है तो उसमें आप ठीक है 4 से 5 आदमी नहीं एक साथ घूमेंगे, एक आदमी 2 आदमी हमेशा मूवमेंट करते हैं। लेकिन कर्फ्यू लगाने से क्या होगा, आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। और कोरोना काल में क्या है, कोरोना में क्या है कि आप जब घर से निकलेंगे नहीं तो आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे नहीं, आपके कांटेक्ट में कोई आएगा नहीं तो बीमारी फैलेगी नहीं। तो कोरोना काल में कर्फ्यू सबसे ज़्यादा कारगर हुआ। कर्फ्यू में एक लिमिट टाइम दे दिया जाता है, उस दौरान आप अपने डेली यूज के सामान को लाएं, प्रयोग में लाएं, लेकिन इसका सख्ती से पालन करें। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों को लाएंगे जो आपके काफ़ी काम की चीज़ होंगे। अभी तक के लिए इतना। यदि किन्हीं मित्रों को इन लेक्चर से, इस वीडियो से किसी प्रकार का कोई क्वेरी, क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जवाब जल्द से जल्द
दिया जा सके। अभी तक के लिए इतना ही।